आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि और सब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका, चीन, जापान ये कैसे भारत को कर देते होंगे। लेकिन ये सत्य है, प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका वर्णन हमको मिलता है। भारत सिर्फ देश ही नहीं है, भारत जन्मदाता है मानव का, मानव संस्कृति का, मानव समाज का। जब संसार के अन्य देश संसार के नक्शे पर भी नहीं थे, उस समय में भारत में एक उन्नत संस्कृति विद्यमान थी, जिससे भारत के पड़ोसी देश बहुत कुछ सीखते थे, उसको अपनाते थे, जिनमें सुमात्रा, मलय जिसको मलेशिया कहा जाता है, सिंगापुर जिसको सिंगापुर कहा जाता है, बर्मा, श्रीलंका, जावा, बोर्निया, बाली, अनाम जिसको चंपा भी कहते हैं, कंबोडिया, हिंद, चीन, नेपाल, तिब्बत, ईरान, इराक, मिस्र, चीन, जापान, ये सब भारत के साथ साहित्यिक रूप से, धार्मिक रूप से, व्यापारिक रूप से, शासन, भाषा, लिपि, आचार विचार आदि विभिन्न रूप से हजारों सालों से भारत से जुड़े हुए थे। ये वो देश हैं जहां आज भी आपको भारतीय संस्कृति के प्रतीक चिन्ह इन देशों में मिल जाएंगे, जिनमें पुराने मंदिर, पुराने शहरों के संस्कृत में नाम आदि शामिल हैं। ये सभी देश किसी न किसी रूप से भारत के राजाओं को भेंट स्वरूप कुछ न कुछ उपहार जरूर दिया करते थे, कर स्वरूप। इन देशों में भारत के उपनिवेश स्थापित थे। कई देशों में तो भारत के लोग ही वहां जाकर राजा बने और राजकाज किए। नमस्कार साथियों, इतिहास की एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ऐसी वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है, काफी पढ़ना पड़ता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले जान लेते हैं मलय देश यानी कि मलेशिया के बारे में, जिसको मल्लों का देश कहा जाता था। प्राचीन काल में मलेशिया का नाम मलय देश था, जहां के राजा हिंदू थे और यहां पर संस्कृत बोली जाती थी। सारे कार्य हिंदू रीति रिवाज से होते थे। मलय से ही यह हिंदू जान पड़ता है। यहाँ पर बौद्ध और ब्राह्मण दोनों ही धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अंतर्गत सोम तथा उत्तर द्वारा यहाँ पर उपनिवेश स्थापित करने का वर्णन मिलता है। एक लेख में कहा गया है कि बुद्धगुप्त नामक एक नाविक कर्णसुमण यानी कि उत्तरी बंगाल से मलय प्रायद्वीप गया था। पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर प्राप्त जानकारी के आधार पर पता चलता है कि मलेशिया में भारत की भांति छोटे छोटे राज्य थे, जिन पर हिंदू राजा राज करते थे। अरबों ने मध्य युग में भारत की ही भांति वहां भी आक्रमण किए और धर्म परिवर्तन किए। सिंगापुर, जिसको वर्तमान में सिंगापुर के नाम से जाना जाता है, उसके नाम से ही संस्कृत का आभास होता है सिंगपुर, जिसका अर्थ है सिंगों का नगर। यहाँ पर प्रचलित बहुत से शब्दों में भारतीय भाषा का आभास होता है, जिनमें स्थान, जिसको भारत में स्थान बोला जाता है, महादेवी, जिसको भारत में महारानी कहा जाता है, स्वामी, जिसको भारत में स्वामी कहा जाता है, सुअर्ग, जिसको भारत में स्वर्ग कहा जाता है, सिंह, जिसको भारत में सिंह कहा जाता है, पुत्र, पुत्री आदि। जावा, जावा के भी भारत के साथ प्राचीन संबंधों का पता चलता है। जावा से प्राप्त संस्कृत अभिलेखों से पता चलता है कि लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ही वहां भारतीयों का आना जाना प्रारंभ हो गया था। इन अभिलेखों की जो लिपि है, उनकी समानता उत्तर भारतीय गुप्त लिपि से हुई है। वहां की कवि भाषा पर संस्कृत तथा रामायण, महाभारत तथा कालिदास का प्रभाव था। जावा की संस्कृत अभिलेखों से पता चलता है कि जावा पर भारतीय देववर्मन नामक एक राजकुमार द्वारा 200 ईस्वी में शासन स्थापित किया जा चुका था। गुजरात के एक राजकुमार द्वारा 750 ईस्वी में एक उपनिवेश स्थापित होने का उल्लेख मिलता है, जिसकी पुष्टि चीनी तथा कंबोडिया इतिहासकारों ने भी की है। जावा की प्रसिद्ध शैलेंद्र राजवंश बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इस वंश के राजाओं ने अनेक बौद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। इसी वंश के राजा बाल प्रभुदेव ने नालंदा में 2 बौद्ध विहार बनवाए थे। इन राजाओं के साथ चोल राजाओं के घनिष्ठ संबंध थे। संबंध बिगड़ने पर चोल राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया और सुमात्रा, मलय पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सुमात्रा, जिसको स्वर्णद्वीप भी कहा जाता है, इसके नाम से भी भारतीय भाषा का आभास होता है। इससे भारत के प्राचीन तथा दीर्घकालीन संबंध थे। इन संबंधों का जिक्र बौद्ध ग्रंथों में भरपूर मिलता है। सुमात्रा का एक प्रमुख नगर था श्रीविजय नगर,
जो एक उस समय संस्कृत अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में तो आप जानते ही हो, जिसका प्राचीन नाम सिंघल था, जहां आज भी हिंदी संस्कृत बोली जाती है। बर्मा, बर्मा का भी भारत के साथ काफी प्राचीन संबंध उजागर होता है। सदनीति व्याकरण की रचना, जिसको भिक्षु अंगवंश ने रचा था, जो अंगपिंडी तृतीय के नाम से प्रसिद्ध थे। यह रचना कात्यायन व्याकरण पर आधारित है। अब आप देख सकते हैं कि व्याकरण की रचना हो रही है जिस देश में, तो सीधी सी बात है वहां पर भारतीय संस्कृति का ही बोलबाला होगा। इंडोनेशिया, इसको भी जग जाहिर करने की जरूरत नहीं है, आज भी वहां पर रामायण महाभारत का स्मरण होता है। रावण के किरदारों के रूप में लोग लीला खेलते हैं। इंडोनेशिया के शासन तंत्र पर भारत का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसका प्रमाण वहां के अभिलेख, सिक्के तथा मंदिरों, मठों, पीठों, विहारों में विष्णु, महेश, दुर्गा, लक्ष्मी, बुद्ध आदि देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। भारत की तरह यहां भी पूजा प्रतिष्ठा की जाती थी। बाली, बाली द्वीप से प्राप्त अभिलेख संस्कृत में है, जो इस बात का प्रमाण है कि वहां भी भारत के उपनिवेश स्थापित थे। यहां से प्राप्त संस्कृत अभिलेख लिपि गुप्त शासन काल के समय की मिलती है। वर्निया, यहां पर भी भारतीय का बीज यहां के राजा मूलवर्मन ने बोया था, जिसके फलस्वरूप यहां पर गुप्त शासन के समय से पहले ही यहां पर भारतीय संस्कृति प्रवेश हो चुकी थी। चंपा, जिसको हिंद चीन भी कहा जाता है। वैसे तो संसार में कई देशों में भारतीय संस्कृति बौद्ध धर्म के माध्यम से गई, किंतु कुछ जगहों पर ब्राह्मण धर्म का भी फैलाव मिलता है। इन्हीं में से एक स्थान हिंद चीनी, जिसे चंपा भी कहते हैं। चंपा से प्राप्त अभिलेख तथा प्रशस्तियां चंपा का नाम अत्तम बताती हैं, जो कि प्राचीन काल में बृहत्तर भारत का अंग था। चीनी इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर भारतीय आचार विचारों का आगमन लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व हो चुका था। श्याम या फिर बैंकॉक, यहाँ भी भारतीय संस्कृति अच्छी तरह से फली फूली। यहाँ के लोग मोन जाति के लोग थे, जो बर्मा के अतिरिक्त श्याम में बसे थे। यहाँ पर भी भारतीय संस्कृति की झलक आज भी देखने को मिल जाती है। बैंकॉक में 380 फुट ऊंचा विशाल स्तूप गुप्तकालीन स्थापत्य शिल्प कला का परिचायक है। लैम्पून नामक स्थान, जो कि उत्तरी श्याम में है, यहाँ पर ईंटों का बना 5 मंजिला बौद्ध मंदिर है। स्तूप के चारों ओर बुद्ध की खड़ी मूर्तियां विद्यमान है। कंबोडिया, यह स्थान में भारतीय कला संस्कृति का बड़ा केंद्र बना रहा। एक समय ऐसा था जब इस स्थान को उप भारत कहते थे। कंबोडिया पर सर्वप्रथम इंद्रप्रस्थ के किसी आदित्य वंशी राजा ने सर्वप्रथम कंबुज में हिंदू राज्य स्थापित किया था। उसने इसका विस्तार कोचीन, चीन और नाच तक किया था। इसी राजा ने कंबोडिया के नागवंशीय राजा की पुत्री सोमा से विवाह किया था और सोम राजवंश की स्थापना की थी। सूरीनामा द्वीप, दक्षिणी अमेरिका के डच गयान सूरीनामा द्वीप भी एक ऐसा ही द्वीप है जहां पर सबसे पहले हिंदुओं को बसाया गया था। डच में लगभग 1.5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश, बिहार से ले जाकर वहां पर बसाया गया था, जो हिंदी बोलते थे। और जो हिंदू लोग थे उन्होंने वहां पर हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया और भारतीय इतिहास में अपनी संस्कृति को भारतीय संस्कृति में शामिल किया। तो साथियों, कुछ ऐसी जानकारी इतिहास के पन्नों से हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आपको जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि घर बैठे आपको इतिहास की पुरानी से पुरानी जानकारी मिलती रहे।